हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 10वीं कक्षा के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ चुके हैं। आज आइए हम लोग देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो आइए इस पर विचार करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की परिभाषा आप जान चुके हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग न लग सके, यानी जिन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित न कर सके अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 तो भाज्य है, वह सम संख्या है। जो ऐसी संख्याएं जो अपने या एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित न हो सकें, अभाज्य संख्या। देखिए, 9 विभाजित हो जाएगा 3 से, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से। अब भाज्य संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इस तरह से। अभाज्य संख्या क्या होती है आप जान गए। ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा अन्य संख्याओं से न विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए एक दूसरा रूप देखते हैं। अभाज्य संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। कितना होता है? 2 गुणनखंड, जिसमें एक वह संख्या होती है और दूसरी संख्या 1 होता है। जैसे हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1 या 1 × 3, और 5 को लिख सकते हैं 5 × 1 या 1 × 5। इसी तरह 13 को लिख सकते हैं 13 × 1 या 1 × 13। देखिए, इसमें जो संख्याएं हैं इनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे हैं। एक स्वयं संख्या है और दूसरा गुणनखंड इसका 1 है। अब आइए देखिए भाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 देख लीजिए, यह होगा 2 × 2 × 1 भी लिख सकते हैं। 3 खंड हो गया इसका, 3 गुणनखंड। अब 6 को देख लीजिए, 2 × 3 × 1, देखिए इसका भी 3 गुणनखंड हो गया। इसी तरह से 8 का देख लीजिए, 2 × 2 × 2 × 1, ठीक। इसी तरह 9 का देख लीजिए, 3 × 3 × 1। 12 का देख लीजिए, 2 × 2 × 3 × 1। देखिए, भाज्य संख्याओं में उनका गुणनखंड करते समय 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होगा, और अभाज्य संख्याओं में उनका गुणनखंड करते समय सिर्फ 2 गुणनखंड प्राप्त होगा, जिसमें एक संख्या स्वयं होगी और दूसरी संख्या 1 होगी। ठीक समझ आ गया होगा। अब आप देखिए, ये भाज्य संख्याएं लिखा है
जैसे हम लिख दे रहे हैं 60, इसका गुणनखंड करना है, कैसे होगा देखिए। हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पच्चे 60। अब देखिए इसमें एक भी आप लिख सकते हैं, एक नहीं लिखा जाता, एक हर सब जगह विद्यमान होता है। अब यूँ समझ लीजिए एक बच्ची होता है। अब जानते हैं बच्ची का किराया अब बस में जाएंगे तो भी नहीं लगता है, ट्रेन में जाएंगे तो भी नहीं लगता है, इसलिए एक बार बार न लिखे, आवश्यकता पड़ने पर ही एक को लिखा जाएगा। अब देखिए क्या है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में भी लिखा जा सकता है। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब आप समझ गए होंगे, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा सभी गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, निश्चित होते हैं। यह ध्यान दिए बिना कि गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। आप समझ गए होंगे क्या, चलिए लिख लीजिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणन खंडों में व्यक्त कर सकते हैं तथा सभी गुणनखंड या गुणनखंडन अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय होते हैं। यह ध्यान दिए बिना, यह ध्यान दिए बिना कि गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। ठीक, यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर सकते हैं तथा सभी गुणनखंडन अद्वितीय होते हैं। यह ध्यान दिए बिना कि गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, फिर सुन लीजिए एक बार। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर सकते हैं तथा सभी गुणनखंडन अद्वितीय होते हैं। यह ध्यान दिए बिना कि गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए 120 है। अब यहाँ गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 पच्चे 60, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे 2।
देखिए गुणनखंड यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ गया। इसका अब क्रम का ध्यान न दीजिए, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, देखिए क्रम का ध्यान दिए बिना अगर आप क्रम से लिखते हैं तो सवाल थोड़ा हल करने में आपको आसानी होगी। आप देखिए क्रम से लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 त्याई 12, 12 पच्चे 60, दूनी 120, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, 40 तिहाइयाँ 120। ठीक है ना, फिर से कर लीजिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अब इस देखिए 2 इसमें 3 बार आया है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 घाते 3। 3 एक बार आया है तो लिख सकते हैं 3 घाते 1। 5 एक बार आया इसे लिख सकते हैं 5 घाते 1। ठीक, अब आप सोचेंगे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। आप करते आ रहे हैं इसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक या LCM लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। देखिए उदाहरण है 96 और 404, 96 और 404 का HCF, इसका HCF निकालना है। HCF और LCM। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। चलिए पहले 96 का ही कर लेते हैं। 96 आप करना जानते, देखिए लास्ट में 2 है, अच्छा है या 2 से कट जाएगा, अब हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकाई 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1। अब आप लिख सकते हैं 96 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कै बार है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब 3 एक बार है। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 के घाते 5 गुणे 3। अब आ जाइए 404 का कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 404। अब इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकाई 2, 0 2 एकाई 2। अब 2 से तो यह नहीं कटेगा, 3 से देखिए 3 तिरिका 9, 3 से भी नहीं कटेगा। अब 101 किससे कटेगा, यह 101 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 404 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 101, यानी आप इसको कर सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 101। आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या कहलाता है, इसका एचसीएफ। उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या कहलाता है, इसका एचसीएफ। तो आप एचसीएफ लिख लीजिए, एचसीएफ, यही ना है एचसीएफ। कितने का है, 96 और 404 का।
अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार, उभयनिष्ठ दोनों में केवल 2 बार है। या यूँ कहिए जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात होता है। देखिए इसमें अधिकतम घात 5 है, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो 2 का अधिकतम घात 5 लिखेंगे या 2 लिखेंगे? तो न्यूनतम घात लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 का न्यूनतम घात 2, यानी बराबर हो गया 4। यही उत्तर हो गया। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 होगा। ठीक, अब कह रहा है एलसीएम निकालना है। तो आप पिछली कक्षाओं में एक सूत्र पढ़े हैं, एलसीएम गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। अब एलसीएम मान लीजिए 2 संख्याएं हैं A और B, और यहाँ भी वही है ना A और B, तो बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ लगा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या क्या है? 96 है, 96 गुणे 404 बटे HCF भी निकाले हैं आप 4। देखिए यह कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब होगा गुणा कर दीजिए, 24 चौका 96। देखिए 6 होगा, हासिल 9 रह गए, 24 में 0 हासिल जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, फिर 24 चौका 96। यही उत्तर हो गया। देखिए यह आ गया लघुत्तम समापवर्त और यह आ गया महत्तम समापवर्तक। अब आपको निकालने आ जाएगा। अब एक उदाहरण और देखिए। हाँ, आपको बताना है 4 के घाते n, क्या 4 के घाते n वाली संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है? अब आपको बताना है 4 के घाते n वाली संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो आइए इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या, या लिख लीजिए शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 गुणे 5 या अधिक बार आना चाहिए। क्या हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम
एक बार 2 गुणे 5 या अधिक बार आना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें इसका रिजल्ट क्या। 4 के घाते n में 4 का गुणनखंड बराबर होगा 2 गुणे 2, होगा ना। 2 की, या आप इसे यूँ लिख सकते हैं 2 के घाते 2, देखिए 2 बार है, ये लिख सकते हैं ना। अब 4 के घाते n बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 के घाते n, यानी आप लिख सकते हैं 2 के घाते 2n, लिख रहे हैं। अब आप लिख सकते हैं 4 के घाते n में 4 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 नहीं आता है, नहीं आता है। अतः 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं प्राप्त हो सकती, नहीं प्राप्त हो सकती। अब आप समझ गए होंगे 4 के घाते n में 4 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 नहीं आता है। अतः 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात n का मान नहीं प्राप्त हो सकता, अर्थात n का मान नहीं प्राप्त हो सकता। बस यही है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे अब चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। देखिए यही प्रश्न है, प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पाँचवा है 7429। देखिए इसमें से एक आपको बता दे रहे हैं, इसी आधार पर आप कर लीजिएगा। पहला है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए इस तरह से आप निकालते हैं, 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, 0 बच गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, 7 से दे दीजिए 1। अब आप लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप चाहें तो गुणे 1 लिखिए या न लिखिए। अब इसको आप घात रूप में बद के दिए, 2 ठो एक जैसा है, तो 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी तरह से आप इन चारों का कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, पूर्णांकों हैं
तीसरा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। देखिए पहला कर दे रहे हैं 12, 15 और 21। अब 12 का गुणनखंड आप कर दीजिए, क्या होगा 2 × 2 × 3। 15 का कर दीजिए, हो जाएगा 3 × 5। और 21 का कर दीजिए, हो जाएगा 3 × 7। अब देखिए एचसीएफ यही निकालना है। एचसीएफ किसका किसका है, 12, 15 और 21। उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड देखिए यही है, ये तीनों में है और कोई संख्या नहीं तीनों में, इसलिए क्या हो जाएगा 3। अब एलसीएम भी निकालना है। हाँ, एलसीएम सब लिखते हैं, अधिकतम गुणनखंड लिखते हैं लेकिन दोहराते नहीं हैं। देखिए इसमें 2 × 2 × 3 लिख लीजिए। अब इसमें 3 लिख चुके हैं, ऊपर नहीं लिखना है, ये 5 लिखिए। इसमें से भी 3 लिख चुके हैं, अब यहाँ लिख दीजिए 7। अब एक कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 60, 6 42, 420 हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 3 संख्याएं दिया हो तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 2 में दिया है तो लागू होगा। अगर 3 संख्या दिया हो तो नियम लागू नहीं होता। तीनों संख्याओं का एचसीएफ और तीनों संख्याओं का एलसीएम का गुणनफल तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं आएगा। ठीक है। अब आप इस तरह से आगे कर लीजिएगा। अगला सवाल है चौथा, एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम ए दिया है। तो आप पढ़े हैं एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। अब पहली संख्या दिया है 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ 9 दिया है। इसको आप हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगला है जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए थोड़ा सा देख लीजिए हिंट के तौर पर। 6 के पावर n है, आप जानते हैं, आप लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है कब, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो n का कोई ऐसा मान नहीं होगा कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह होगा 2 × 3। इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या n के लिए कोई ऐसा मान नहीं प्राप्त होगा कि संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है। अब लगा लीजिएगा। अगला सवाल है व्याख्या कीजिए कि देखिए 2 इसमें दिया है, 1 बता दे रहे हैं 7 × 11 × 13 धन 1 धन 13 है। अब देखिए यहाँ 2 पद हैं, 1 पद यह है, 1 पद यह है। दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 13। 13 बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ से बच जाएगा 7 × 11 धन 1 बच जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 13 कोष्ठ में क्या हो जाएगा 11 × 7 = 77 धन 1 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 13 × 78। अब अपने मन से एक और लिख सकते हैं आप। ठीक है। आपको शुरू में बताए थे कोई भाज्य संख्या कब होगी, जब उसका गुणनखंड करने पर
2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हों। देखिए यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुआ है, अतः यह दी हुई संख्या भाज्य संख्या होगी। ठीक, इसी तरह इसको लगा लीजिएगा। अब अगला सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। देखिए एक तरह से एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए यहाँ से दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ चल रहे हैं। अब एक जल्दी पहुँच रहा है यहाँ, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वह कम समय में पहुँचेगा। यहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी थोड़ा और आगे हो जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक साथ हो जाएंगे, फिर और समय तक दौड़ते रहेंगे तो कई बार एक साथ मिलते रहेंगे। तो आपको पहली बार का निकालना है। पहली बार का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए। देखिए ये सवाल है ना, तीसरी का दूसरी, 17, 23, 29, यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही होगा, 2 होगा ना। अब देख लीजिए, 17 को लिख सकते हैं 1 गुणे 17, 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23, 29 को लिख सकते हैं 1 गुणे 29। तो इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापन एचसीएफ 1 होगा और इन तीनों का गुणा कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ दिक्कत हो वीडियो रोक करके आप पुनः देख लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।